हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 15 और 16 जनवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक को अपना सपोर्ट दें और हमारी वीडियोज़ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। उनके साथ वीडियोज़ को शेयर करें, जो भी ज़रूरतमंद है उन सभी को हमारी वीडियोज़ को पहुँचाएँ। जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? देखो, 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए यूरेनियम का संवर्धन अंडरग्राउंड तरीके से शुरू किया है ईरान ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2015 में स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है जिसका नाम है लॉज़ेन। लॉज़ेन में अमेरिका ने 5 अन्य देशों के साथ मिलकर एक परमाणु समझौता किया। 5 अन्य देश कौन कौन से थे? एक अमेरिका खुद था, फिर ब्रिटेन, चाइना, रशिया, जर्मनी, एक देश था फ्रांस। ये सारे देशों ने मिलकर एक परमाणु समझौता किया। अब देखो, ये सारे देश क्या है, परमाणु संपन्न है खुद में। इन्होंने ईरान के साथ समझौता किया। ईरान के साथ इन्होंने क्या समझौता किया? इन्होंने समझौता किया कि अब से कोई भी मतलब कि जो एटम है उनका हम डिस्ट्रक्टिव यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कि सिर्फ पीसफुल इस्तेमाल के लिए ही हम परमाणु का इस्तेमाल करेंगे और यूरेनियम का इस्तेमाल भी उसी पीसफुल तरीके से किया जाए। क्या होता है पीसफुल इस्तेमाल इन सब का? पीसफुल यूज़ में जैसे आप इनका पावर प्लांट से लाइट बनाओ, या फिर इनके इस्तेमाल से कैंसर की दवा बनती है। कई सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनसे कैंसर का इलाज किया जाता है, तो उन सब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोई भी परमाणु बम बनाना या हथियार बनाने में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और प्रत्येक देश एक दूसरे देश के न्यूक्लियर प्लांट पर भी नज़र रखने के लिए फ्री कर दिए गए थे इस परमाणु समझौते के बाद। इस परमाणु समझौते की एक खास बात क्या थी? अमेरिका ने कहा था कि वो प्रत्येक 4 महीने पर अपनी समीक्षा करेगा और फिर देखेगा कि उसे इस परमाणु समझौते में रुकना है या नहीं रुकना है। हालांकि अमेरिका ने पिछले वर्ष अपना नाम इस परमाणु समझौते से बाहर ले लिया था और अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 देश और ईरान बचा हुआ था। और ईरान ने भी अब इसका उल्लंघन करने की शुरुआत कर दी है और वो छुपे मतलब अंडरग्राउंड में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन उसने शुरू कर दिया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी ईरान ने वापस नाम नहीं लिया है, लेकिन वो इसका उल्लंघन कर रहा है, तो आने वाले दिनों में आप सुनोगे कि ईरान ने भी इसमें से नाम वापस ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच कुशल कामगारों की सहभागिता, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन पर मंजूरी प्रदान की है? देखो, जापान के साथ ये मंजूरी प्रदान कर दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ। जानते हैं क्या है ये मंजूरी? देखो, स्किल्ड लेबर मतलब कि ये पूरी तरीके से ट्रेंड होंगे, इन्हीं को कुशल कामगार बोलते हैं। अब जापान को 14 अलग अलग सेक्टरों में काम करने के लिए, जो कि निपुण लेबर हो, मतलब उस अपने काम में वो दक्ष हों, उनको अपने काम की जानकारी पूर्णता हो, ऐसे लेबर चाहिए कुल 14 सेक्टर के लिए। तो जापान ने इंडिया के साथ एक समझौता किया है कि वो अपने जो हैं वहाँ पे अपने वहाँ के लोग हैं उनको इसमें स्किल्ड बनाएं और फिर हमारे वहाँ पे भेज सकते हैं, और फिर जापान उनको विशिष्ट कुशल कामगार के रूप में निवासी का दर्जा भी प्रदान कर देगा और यहाँ से वहाँ जाके लोग मतलब जापान जाके पैसे कमा सकते हैं। ऐसा समझौता किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जापान के साथ, और जापान में जाने पे भी इनके सारे हितों की रक्षा करेगी जापान सरकार। लेकिन एक बात और है कि आपको एक तो स्किल्ड लेबर भेजने होंगे, साथ ही साथ इनको जापानीज़ भाषा का भी नॉलेज होना चाहिए। वहाँ जाने पे जापान इनका एक टेस्ट लेगी जापानीज़ लैंग्वेज का,
उसमें पास आउट होने के बाद इनको विशिष्ट कुशल कामगार के रूप में निवासी का दर्जा प्रदान करेगी और जापान में ही इनको वहाँ पे काम मिल जाएगा। कुछ इसी तरीके का समझौता किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल का जापान देश के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है? किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। क्या है ये किसान सूर्योदय योजना? देखो, जो सिंचाई का टाइम होता है वो माना जाता है कि सुबह 5 बजे कई सारे किसान सुबह के टाइम में सिंचाई करते हैं, कई सारे किसान शाम और रात में सिंचाई करते हैं। तो जो सिंचाई का टाइम है यानी सुबह 5 से रात 9 बजे तक बिजली की एकदम 100% आपूर्ति दी जाएगी किसानों के जो मोटर पंप हैं वहाँ पे। मतलब अगर वो लाइट के द्वारा सिंचाई करना चाहते हैं तो उनको 100% बिजली प्रदान की जाएगी सुबह 5 से रात 9 बजे तक सिंचाई के कार्य को निर्बाधा रूप से पूरा करने के लिए। तो मतलब किसान सूर्योदय योजना ये किसान की सिंचाई से संबंधित योजना है जो कि गुजरात सरकार द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। चर्चा करते हैं पीएम प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, क्योंकि कुछ ये योजना भी सिंचाई से ही संबंधित है। सबसे पहले कुसुम योजना का फुल फॉर्म जान लेते हैं। कुसुम क्या होता है? KUSUM, प्रधानमंत्री कुसुम योजना की चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में कुसुम का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा, सुरक्षा में दोनों आ जाएंगे, और महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा महाअभियान ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना का फुल फॉर्म है। इसके तहत सोलर पंप किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। ये योजना शुरू की गई थी 2018 में गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें सोलर पंप प्रदान किए जा रहे हैं। एक महत्वाकांक्षी योजना थी। सोलर पंप मतलब कि सूर्य के एनर्जी का उपयोग करके सिंचाई करने के लिए ऐसे पंप बनाए गए जो, और ये किसानों को सब्सिडी पर प्रदान किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यही है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। और गुजरात सरकार ने किसान सूर्योदय योजना शुरू की है जिसमें सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक किसानों को लगातार बिजली प्रदान की जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सेना का मानवाधिकार, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, किसने भारतीय सेना का मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशालय का पदभार संभाला है? पहले आंसर जान लेते हैं। मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक यानी मानवाधिकार का पदभार संभाला है मेजर जनरल गौतम चौहान ने। क्या है ये पद? देखो, ये पहली बार कोई बनाया गया है मानवाधिकार महानिदेशक सेना में। होता क्या था कि कई बार ये शिकायत मिलती थी कि सेना के जो लोग हैं उनका मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो फिर वो जो एक अलग सेल है हमारे देश में मानवाधिकार की, उनके पास जाते थे। तो फिर इसमें माना जाता था कि सेना में ये किसी बाहरी बॉडी का, एक्सटर्नल बॉडी का इंटरफियर हो रहा है। इसीलिए सेना ने अपना खुद का एक मानवाधिकार सेल का गठन किया है जिसके प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक हैं मेजर जनरल गौतम चौहान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक हैं मेजर जनरल गौतम चौहान। ये पहली बार इस सेल का निर्माण किया गया भारतीय सेना में, ताकि किसी एक्सटर्नल बॉडी का कोई अफेयर इंडियन आर्मी में ना हो। इसी तरीके से एक और नए पद का सृजन किया गया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत। होता क्या था कि पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति को डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते थे। अब क्या है, तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्टिंग करेंगे और फिर ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे राष्ट्रपति को रिपोर्टिंग करेगा। तो मतलब जो राष्ट्रपति के बीच में इनको बनाया गया है, तीनों डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रपति के बीच में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का रोल है। और हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम है बिपिन रावत, और हमारे पहले मानवाधिकार सेल के अतिरिक्त महानिदेशक का नाम है मेजर जनरल गौतम सिंह। बात करते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं कैसे, किस रैंक के होते हैं, मतलब इनकी रैंकिंग हिरार्ची क्या है आर्मी में, मतलब सबसे बड़ा ऑफिसर कौन है और फिर सबसे छोटा ऑफिसर कौन है आर्मी की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
देखो, पहले तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं। एक होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स, एक होता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, और फिर जो तीसरे होते हैं वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। इनमें सबसे हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं। दूसरे स्थान पे जो आते हैं उन्हें जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बोलते हैं, और फिर जो थर्ड रैंक पे आते हैं उन्हें नॉन कमीशन्ड ऑफिसर बोलते हैं। अब कमीशन्ड ऑफिसर में भी सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है वो होता है फील्ड मार्शल का। हालांकि देखो, अभी तक फील्ड मार्शल इंडिया में सिर्फ 2 ही बने हैं, मतलब ये चलन में ये पोस्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पोस्ट फिर भी फील्ड मार्शल की मानी जाएगी। आपने करियप्पा का नाम सुना होगा, करियप्पा ये फील्ड मार्शल थे, और एक फील्ड मार्शल कोई और था जिसका नाम अभी ध्यान में नहीं है मेरे। तो मतलब अभी तक फील्ड मार्शल का पोस्ट ये रेगुलर चलन में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पोस्ट फील्ड मार्शल की ही होती है। जो रेगुलर यूज़ की पोस्ट है उसमें जनरल सबसे बड़ी पोस्ट है, और अगर फील्ड मार्शल को भी कंसीडर किया जाएगा तो जनरल आर्मी की दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है। और जनरल के बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, और फिर ब्रिगेडियर। ये पोस्टें हैं कमीशन्ड ऑफिसर की। कमीशन्ड ऑफिसर का सबसे लोअर पोस्ट होता है ब्रिगेडियर, और सबसे हायर पोस्ट होता है फील्ड मार्शल। हालांकि फील्ड मार्शल ये चलन की पोस्ट नहीं है, और अभी तक सिर्फ 2 या 3 जन को ही फील्ड मार्शल पद प्रदान किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो सबसे बड़ी पोस्ट अगर फील्ड मार्शल को कंसीडर नहीं करेंगे तो जनरल होगी। अगर फील्ड मार्शल ऑप्शन में आता है तो आप फील्ड मार्शल लगाओगे, अगर फील्ड मार्शल ऑप्शन में नहीं होता है तो जनरल सबसे बड़ी पोस्ट होती है। बात करते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर में सूबेदार मेजर ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है, फिर सूबेदार, और फिर नायब सूबेदार। ये 3 पोस्टें होती हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की। उसके बाद बात करें हम नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की, तो इसमें होते हैं हवलदार, नायक और लांस नायक। ये पोस्टें हैं सभी के सभी कमीशन्ड, जूनियर कमीशन्ड और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की। देखो, ब्रिगेडियर के बाद भी कमीशन्ड ऑफिसर में कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, ये सारी पोस्टें आती हैं। मैं फिर से कमीशन्ड ऑफिसर का पोस्ट रिपीट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी फील्ड मार्शल, फिर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर, फिर ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर के बाद कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, फिर कैप्टन। ये पोस्टें हैं हिरार्ची, मतलब कि सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ की। ये कमीशन्ड ऑफिसर हैं सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना है कजाकिस्तान। मृत्युदंड पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है कजाकिस्तान की तरफ से, और ये जो डॉक्यूमेंट्स थे इससे संबंधित उस पर साइन किया है वहाँ के राष्ट्रपति कासिम जोमार टोकैव ने। कासिम जोमार टोकैव कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने सिग्नेचर कर दिया है इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स थे कजाकिस्तान के उसके। कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशिया का देश है, इसका कुछ पार्ट यूरोप में और यूरोप में भी स्थित है। यूरोप और एशिया दोनों में है, हालांकि इसको सेंट्रल एशिया का पार्ट कंसीडर करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ये किससे संबंधित होता है? ये भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 21 ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आता है, और यहाँ पे अभी मृत्युदंड समाप्त किए जाने की बात हुई है, तो आर्टिकल 21 भी आप ध्यान में रखो कि भारत में आर्टिकल 21 के तहत लोगों को जीने का अधिकार मिला हुआ है। और भारत में जो मृत्युदंड है वो काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी जघन्य अपराधों के लिए दिया जाता है। फांसी की सज़ा जो मिलती है वो आप देखते होंगे कि काफ़ी रेयर सुनाई देता है, और हालांकि कितने लोगों को अभी तक फांसी दी गई है इसमें जो डेटा है उस पर काफ़ी विवाद है। तो हमको विवाद की तरफ नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि भारत में जघन्य अपराधों के लिए ही सिर्फ फांसी की सज़ा है, और साथ ही साथ भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि जीने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? देखो, आंध्र प्रदेश के नए
मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है अनूप कुमार गोस्वामी की। ये भी देखो ट्रेंड में आ चुका है कि कई बार एग्जामिनर्स आपसे मतलब किसी दूसरे स्टेट का, आप सपोज करो कि यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपसे आंध्र प्रदेश का जो चीफ जस्टिस है उसका नाम पूछते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्तियां की जाती हैं। तो इसे भी अभी याद रखना होगा हमें। अभी हाल ही में 2 नियुक्तियां हुई हैं, एक तो देखो आंध्र प्रदेश के अनूप कुमार गोस्वामी हैं, और तेलंगाना की में जो नई चीफ जस्टिस बनाई गई हैं उनका नाम है हीमा कोहली। चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसी होती है? चीफ जस्टिस की नियुक्ति किसी हाई कोर्ट में कैसे की जाती है? इसकी नियुक्ति के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। भारत का चीफ जस्टिस जो होता है वो उसके परामर्श पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है किसी भी उच्च न्यायालय के। प्रदेश में उच्च, देखो न्यायालय का क्या है कि प्रदेश में होते हैं एक हाई कोर्ट, और सबसे बड़ा प्रदेश का कोर्ट कौन सा होता है? हाई कोर्ट। और सेंट्रल का सबसे बड़ा कोर्ट कौन होता है? मतलब पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आपको 2 नाम अभी ध्यान में रखने हैं। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनूप कुमार गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ जो है आप ध्यान दोगे कि हीमा कोहली की नियुक्ति की गई है तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में। और कौन नियुक्त करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है कॉलेजियम प्रणाली के तहत, यानी कि एक मेंबर होते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि कुछ जजों के नाम के पैनल को गवर्नमेंट के पास भेजता है और गवर्नमेंट उस पर अपनी मोहर लगा के वापस भेजते हैं, और वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। हमारे चीफ जस्टिस का नाम है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल 15 मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन में, जिसमें से 5 मेंबर होते हैं ये परमानेंट होते हैं, और 10 मेंबर होते हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और भारत की जो नियुक्ति हुई है इन्हीं नॉन परमानेंट मेंबर में हुई है। क्या है, ये 5 मेंबर परमानेंट हैं, जो उनके क्या नाम हैं? इनके नाम हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इनका रोटेशनल प्रणाली के आधार पे इनकी नियुक्ति की जाती है, रीजनल बेसिस पे, मतलब कि क्षेत्रीय आधार को बनाकर इनकी नियुक्ति की जाती है। किसी एक क्षेत्र से किसी एक देश की नियुक्ति होती है और ये रोटेट होता रहता है। तो अभी नॉन परमानेंट मेंबर में हमारे भारत की नियुक्ति की गई है। भारत के साथ ही साथ नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको, इन देशों की भी नियुक्ति नॉन परमानेंट मेंबर में की गई है 2 साल के लिए। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कुल 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इस्तेमाल होगा इस 28,400 करोड़ रुपए का? देखो, जो उद्योग है उनको ब्लॉक स्तर तक पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक ब्लॉक तक उद्योग को पहुंचाया जाएगा, जो वहाँ के लोकल उद्योग होंगे, जिससे कि पर्यावरण को भी हानि ना हो और लोग अपना छोटा बिजनेस शुरू भी कर सकें बिना पर्यावरण को जरा भी नुकसान पहुंचाए। इसी के लिए 28,400 करोड़ रुपए रिलीज़ किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और इसका टारगेट क्या है कि 2037 तक प्रत्येक ब्लॉक तक ये योजना पहुँच जानी चाहिए। मतलब काफ़ी लंबा समय लेके गवर्नमेंट चल रही है कि धीरे धीरे ये योजना ब्लॉक लेवल तक पहुंचानी है कि उद्योग जो है वो हर ब्लॉक तक पहुंच जाए जम्मू कश्मीर के, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जन करने में ज़रा भी परेशानी नहीं हो। एक और बात,
जम्मू कश्मीर में अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की भी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। क्या है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? देखो, एक आयुष्मान भारत योजना चल रही है जिसके तहत जो गरीब व्यक्ति है उसको 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जाता है। पूर्णतः फ्री कैशलेस चिकित्सा सुविधा है आरोग्य भारत स्कीम में। लेकिन क्या है कि आरोग्य भारत स्कीम में सिर्फ उन्हें कंसीडर किया जाता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसमें जम्मू कश्मीर का एक एक व्यक्ति कंसीडर किया जाएगा। हालांकि जो व्यक्ति आयुष्मान भारत स्कीम में पहले से ही है, यानी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है और जिसे आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ प्रदान किया जा रहा है, उसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई है जो आयुष्मान भारत स्कीम में नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कंसीडर किया जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई स्कीम है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम ये भी जम्मू कश्मीर की है और जम्मू कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपए लॉन्च किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था। लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई और जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों 9 जनवरी को मनाया जाता है? देखो, 9 जनवरी 1915 जब हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, उस समय 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ये 9 जनवरी 1915 को भारत में परमानेंटली वापस आके और यहाँ के आंदोलन में हिस्सा लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसीलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राष्ट्रीय उद्यान के सीमा के 1 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किए जाने के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना को जारी किया है? देखो, सबसे पहले हम जानते हैं इको सेंसिटिव जोन क्या होता है। देखो, इको सेंसिटिव जोन वो जोन होते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट को कोई भी हानि पहुँचाने के लिए पूर्णतः मनाही होती है। इसके अंतर्गत कोई भी माइनिंग नहीं कर सकते। माइनिंग मतलब कि कोई भी खुदाई नहीं हो सकती है उस एरिया में, कोई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं करी जा सकती है इको सेंसिटिव जोन में। इको सेंसिटिव जोन पूर्णतः पोल्यूशन फ्री होगा, जिसमें एयर, वाटर, सॉयल और नॉइस पोल्यूशन आते हैं। मतलब कि वहाँ पे गाड़ियों का मूवमेंट नहीं हो सकता, उससे नॉइस पोल्यूशन होगा। सॉयल पोल्यूशन, देखो अभी इंडस्ट्रीज लगाने से मना किया गया, तो सॉयल पोल्यूशन के लिए एयर पोल्यूशन, कोई इंडस्ट्रीज नहीं होगी, कोई माइनिंग नहीं होगी। वाटर पोल्यूशन, ये सारा पूर्णतः मना होता है। साथ ही साथ सरकार वहाँ पे खुद भी कोई जल विद्युत परियोजना नहीं लगा सकती है। उस एरिया में पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती है। कोई रिजॉर्ट या फिर होटल इस्टेब्लिश नहीं करा जा सकता है इको सेंसिटिव जोन में। तो क्वेश्चन ये है कि किस नेशनल पार्क के पूरे 1 किलोमीटर के दायरे, मतलब जहाँ नेशनल पार्क खत्म हो रहा है उसके बाद 1 किलोमीटर का दायरा सराउंडिंग में गोलाई में ले लिया गया। ये आप कंसीडर करो, ये नेशनल पार्क है, तो इसके चारों तरफ 1 किलोमीटर का जो एरिया है इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। यानी नेशनल पार्क तो खुद में अपने आप में प्रोटेक्टिव है ही है, इसके चारों तरफ 1 किलोमीटर एरिया में भी इसको इकोसिस्टम क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नेशनल पार्क का नाम पूछा गया है। नेशनल पार्क का नाम है मठकेतन शोला नेशनल पार्क। मठकेतन शोला नेशनल पार्क ये केरला में स्थित है। देखो, ये जितने नेशनल पार्क यहाँ ऑप्शन में दिया है मैंने ना, ये सारे के सारे नेशनल पार्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो कंसीडर करते हैं कि कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे हैं। मौलिंग नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटका में स्थित है। और सैडल पीक नेशनल पार्क ये स्थित है अंडमान निकोबार आइलैंड में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मठकेतन शोला नेशनल पार्क। मठकेतन शोला नेशनल पार्क के चारों तरफ 1 किलोमीटर के एरिया को
इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। मटकेतन शोला नेशनल पार्क स्थित है केरला में। और मौलिंग नेशनल पार्क, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नागरहोल ये कर्नाटका में है। और सैडल पीक नेशनल पार्क ये स्थित है अंडमान निकोबार में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 प्रमुख बंदरगाहों पर एक डिजिटल पोर्ट इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए वाटरवेज मंत्रालय ने व्यावसायिक प्रणाली ईबीएस का फुल फॉर्म क्या है? ईबीएस का फुल फॉर्म है इंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम। परियोजना लागू करने में निम्न में से परियोजना लागू की है, तो इसमें से कौन सा पोर्ट ऐसा है जो यहाँ पे इसमें शामिल नहीं किया गया है? देखो क्वेश्चन को आसान भाषा में समझते हैं। 5 पोर्ट हैं, पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहाँ पे गवर्नमेंट ने ईवीएस सिस्टम को लागू किया है। ये 5 पोर्ट डिजिटली कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। पोर्ट का क्या काम होता है? देखो, ये सामानों की ढुलाई करके एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट यहाँ से ले जाया जाता है, साथ ही साथ पैसेंजर को भी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाने की सुविधा यहाँ से मिलती है। तो जब ये, हालांकि ये जो व्यावसायिक प्रणाली परियोजना लागू की जा रही है, तो ये पूर्णतः जो डिजिटलाइजेशन होगा ये पोर्ट के जरिए व्यवसाय को बढ़ाने का होगा। इसमें क्या होगा? सभी पोर्ट के टाइम जोन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाएंगे। सारे के सारे पोर्ट आपस में एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। अब क्या है कि किसी को अगर बुकिंग करनी है अपने सामान को ले जाने के लिए एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, तो वो किसी भी पोर्ट के जरिए किसी भी पोर्ट के लिए बुकिंग को कर सकता है, क्योंकि टाइम जोन एक हो गया, इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक दूसरे को मिल गई। यही है ईबीएस प्रणाली, यानी कि इंटरप्राइजेस बिजनेस सिस्टम। अभी तक ऐसी सुविधा नहीं मौजूद है भारत में कि किसी भी पोर्ट से किसी भी पोर्ट के लिए आप बुकिंग करा लो। आपको दोनों में से किसी एक पोर्ट पे बुकिंग के लिए उपस्थित रहना पड़ता है। जैसे आप अगर बुकिंग कर रहे हो मुंबई से चेन्नई पोर्ट के लिए, तो आपको या तो मुंबई पोर्ट पे स्थित होना पड़ेगा या फिर चेन्नई पे। लेकिन अब क्या है, ये 5 पोर्ट में आप कहीं पे भी हो और किन्हीं भी 2 पोर्टों के बीच की आप अपनी बुकिंग करा सकते हो ईवीएस परियोजना के तहत। क्योंकि देखो, उतना चलन में पोर्ट सिस्टम है नहीं, इसके लिए हम सिर्फ लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी क्या है, पोर्ट का इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया है अपने छोटी दूरी के लिए भी। इसी वजह से इस प्रणाली को लागू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि पूरी तरीके से डिजिटल पोर्ट बना दिया जाएगा। ये 5 पोर्ट कौन कौन से हैं? मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, पारादीप पोर्ट, ये ओडिशा का पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट, और साथ ही साथ दीनदयाल पोर्ट ये गुजरात में है। पहले इसका नाम कांडला पोर्ट था, अभी इसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुंबई, चेन्नई, दीनदयाल पोर्ट गुजरात, पारादीप पोर्ट ओडिशा और कोलकाता, इन सारे पोर्टों को ईवीएस प्रणाली से जोड़ा गया है। इंटरप्राइजेज बिजनेस प्रणाली से इनको जोड़ दिया गया है। तो कौन सा इसमें नहीं आ रहा है? देखो, चेन्नई पोर्ट ईवीएस प्रणाली से कनेक्ट है, मुंबई पोर्ट ईवीएस प्रणाली से कनेक्ट है, दीनदयाल पोर्ट ये भी ईवीएस प्रणाली से कनेक्ट है, साथ ही साथ आपका कोलकाता पोर्ट ये भी ईवीएस प्रणाली से कनेक्ट है, और पारादीप पोर्ट ये भी ईवीएस प्रणाली से कनेक्ट है। तो नहीं कनेक्ट है सिर्फ और सिर्फ विशाखापट्टनम। मैंने 5 नाम बता दिए, 3 यहाँ पे लिखे हैं, कोलकाता और अब पारादीप, ये 5 नाम हो गए जो कि डिजिटल पोर्ट इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए इनको ईवीएस प्रणाली से कनेक्ट किया गया है वाटरवेज मंत्रालय के द्वारा। वाटरवेज मंत्रालय, देखो, एक तो हाईवे, जहाँ पे रोड का मंत्रालय, मतलब जो रोड बनते हैं उनको हाईवेज मिनिस्ट्री बोलते हैं। वाटरवेज मतलब जो रास्ते हैं वाटर पे, मतलब किस रास्ते से किस पोर्ट तक पहुँचना है ये डिसाइड होता है पहले से। ये काम करता है वाटरवेज मंत्रालय। इसे जहाज रानी मंत्रालय भी कहते हैं। और हमारी जहाज रानी मंत्री मनसुख मांडविया हैं। भारत में कुल 111 वाटरवेज है, और पहले 2016 के पहले 106 वाटरवेज थे सिर्फ। मतलब 2016 से पहले सिर्फ 5 वाटरवेज थे, और 2016 से 2020 के बीच टोटल 106 वाटरवेज का निर्माण किया गया जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा, और मनसुख एल मांडविया इसके मंत्री हैं। भारत का जो लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवेज है वो पहला वाटरवेज है, जो कि कनेक्ट करता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश को हल्दिया वेस्ट बंगाल से। रास्ते में झारखंड और बिहार होते हुए ये वाटरवेज जाता है। अगर
आपको कोई बुकिंग करनी है, कोई सामान उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल पहुंचाना है, तो आप नेशनल वाटरवेज के सहारे भी इसको पहुंचा सकते हो, जो कि शिप के रास्ते ये ले जाया जाएगा। प्रयागराज से लेके हल्दिया तक ये वाटरवेज काम करता है। ये पहला नेशनल वाटरवेज, फर्स्ट इंडिया का लॉन्गेस्ट वाटरवेज है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट का नाम है मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने दो रिपोर्ट बताए। एक तो क्वेश्चन में ये एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत, इसे जारी किया गया है ट्राइफैक्ट के द्वारा, और दूसरा रिपोर्ट मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19, इसे जारी किया है नीति आयोग ने। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सबसे पहले हम जानते हैं सेल का फुल फॉर्म। सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीन हैं, सेल, गेल, वेल। सेल, गेल, वेल, SAIL, सेल। गेल का है आपका GAIL, गेल, और बेल यानी कि BHEL। तीनों का फुल फॉर्म जान लेते हैं। और ये तीनों ही महारत्न कंपनियां हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब ये पूर्णतः गवर्नमेंट की कंपनियां हैं और महारत्न कंपनियां जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कमा के गवर्नमेंट को देती हैं, उन्हें बोलते हैं। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और वेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और सेल की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, जिनका नाम है सोमा मंडल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने बिल्डिंग एंड आत्मनिर्भर भारत पुस्तिका का विमोचन किया है? बिल्डिंग एंड आत्मनिर्भर भारत पुस्तिका का विमोचन किया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा। इस पुस्तक में रेल मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान इंडियन रेलवे का जो अचीवमेंट रहा, इंडियन रेलवे का जो रोल रहा कोविड-19 पैंडमिक में अपने देश में, उस सभी का वर्णन किया गया है कि मतलब इंडियन रेलवे कैसे कोविड-19 के दौरान जब सभी कुछ बंद था तब भी ये गुड्स एंड मतलब जो राहत सामग्री थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करती थी। हालांकि वो गुड्स ट्रेनें थी, पैसेंजर ट्रेन उस टाइम भी बंद थी, यानी माल गाड़ियाँ सिर्फ चलाई जा रही थी और पैसेंजर गाड़ियाँ उस समय भी बंद थी। तो बिल्डिंग एंड आत्मनिर्भर भारत पुस्तिका में इंडियन रेलवे ने अपने खुद के अचीवमेंट और अपने खुद के रोल के बारे में बताया है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 आइज में निम्न में से कौन सा देश शामिल होगा? देखो आंसर जानते हैं। 5 आइज में शामिल होगा निम्न में से देश जापान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये 5 आइज? 5 आइज एक काफ़ी सीक्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क है। 5 देशों का ये नेटवर्क है। इसमें कौन कौन है अभी? इसमें है जापान, अभी शामिल हो रहा है। जापान के अलावा इसमें है US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। फिर से इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन 5 देशों का एक ग्रुप है जिसको 5 आइज नाम देते हैं। 5 आइज ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। और आप इसके बेहतरीनी का पता ऐसे लगा सकते हो कि इन 5 देशों ने अभी तक इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया है कि 5 आइज नाम की कोई संस्था एग्जिस्ट करती है। मतलब ये मानने को भी तैयार नहीं होते हैं कि इस तरह की कोई संस्था एग्जिस्ट करती है 5 आइज नाम से, और इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और इवन ये संस्थाएं अपने देश के नागरिकों पर भी निगरानी रखती हैं, ताकि जो भी नए रूल और रेगुलेशन बनाए जाएं देश के लिए वो उनके हित में हो, और क्या खतरा हो सकता है, मतलब नागरिकों पर भी निगरानी रखती है कि कैसे हमको अपने देश के रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं, कैसे नए रूल बनाने हैं, मतलब नागरिकों के हिसाब से बने। इसलिए अपने देशों पर भी
ये संस्थाएं निगरानी रखती हैं। और हालांकि देखो, जो थिंक टैंक होते हैं वो इसके अस्तित्व की बात करते हैं, और अभी तो देशों ने मान भी लिया। काफ़ी दिनों तक कब इसकी स्थापना हुई थी देखो, इसके बारे में कोई पता नहीं। तो ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए काफ़ी बेहतरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। और इसमें अब शामिल हो रहा है जापान। क्या इम्पैक्ट होगा जापान के शामिल होने का? देखो, अभी तक जो देश थे यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थे। जापान जब शामिल हो रहा है तो ये पहली नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होगा फाइव आइज का। साथ ही साथ ये पहला एशियन कंट्री भी होगा जिसे फाइव आइज में स्थान दिया जा रहा है। इनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, एक अपना खुद का रूल एंड रेगुलेशन होता है। ये पांचों देश एक दूसरे की मदद करते हैं इंटेलिजेंस में, मतलब कि एक दूसरे को खबर बताते हैं, जो भी महत्वपूर्ण खबर इनके नज़रिए से होती है। अब जापान के शामिल होने के बाद जापान को जो काम है वो ऐसा थिंक टैंक द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि देखो ये पूरी तरीके से सीक्रेट होता है। लेकिन जो बुद्धिजीवी होते हैं, अमेरिकन बुद्धिजीवी, आप ब्रिटेन के लोग, वो एक ऐसा अनुमान लगाते हैं, और ये उन्होंने कहा है कि चाइना पे नज़र रखने के लिए जापान को इसमें शामिल किया जा रहा है फाइव आइज में। और प्राइमरली चाइना के उन एरियाज़ पे नज़र रखेगा जापान जहाँ पे चाइना उइगर मुस्लिम्स पर अत्याचार कर रहा है। मतलब उइगर मुस्लिम्स पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर नज़र रखने के लिए ही जापान को फाइव आइज कंट्रीज़ में शामिल किया गया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फसाई द्वारा निर्धारित तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड का क्या स्तर है? देखो क्या है, पहले जान लेते हैं तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ट्रांस फैटी एसिड, देखो दो फैटी एसिड होते हैं। एक होता है ट्रांस फैटी एसिड, इसे बैड फैटी एसिड भी बोलते हैं, और ये सेचुरेटेड फैट होता है। ट्रांस फैटी एसिड ये सेचुरेटेड फैट होता है, ये बैड फैटी एसिड भी बोलते हैं, और ट्रांस फैटी एसिड है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 2020 में फसाई ने इसके लिए कुल 5% लिमिट किया था, कि मतलब किसी भी खाने की सामग्री में ट्रांस फैटी एसिड 5% से अधिक नहीं होगा। अब 2021 में इसको कम करते हुए फसाई ने कर दिया है 3%, और 2022 में ये हो जाएगा 2% लिमिट। यानी लगातार ट्रांस फैटी एसिड को कम किया जा रहा है फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये लगातार कम कर रहा है, मतलब ये परमिशन देता है कि आप कितने % फैटी एसिड रख सकते हो किसी खाने वाली चीज़ में। दूसरी बात करते हैं गुड फैट की। गुड फैट ये अनसैचुरेटेड फैट होता है। इसके एग्जांपल आप ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल। देखो गुड फैट वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और बैड फैट या फिर ट्रांस फैट वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे डालडा। काफ़ी मीट का जो फैट होता है ये क्या होता है, ये बैड फैट होता है। डेयरी प्रोडक्ट के काफ़ी सारे फैट बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं, यानी बैड फैट में आते हैं। तो इनके लिमिट को परमिसिबल करता है फसाई, और फसाई ने ही 2021 जो प्रेजेंट ईयर है उसके लिए 3% का रूल बनाया है कि कोई भी खाने की सामग्री में 3% से अधिक ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए, और अगले वर्ष इसे फिर से कम करते हुए 2% कर दिया जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा किस भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला को सेंटेनियल ऑब्जर्वेशन स्टेशन का दर्जा दिया गया? क्या है सेंटेनियल ऑब्जर्वेशन स्टेशन? देखो कोई भी मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विज्ञान का कोई भी केंद्र जो अपने 100 वर्ष पूरे कर लेता है उसे सेंटेनियल ऑब्जर्वेशन स्टेशन का दर्जा दिया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और पटना का जो भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला है उसे ये दर्जा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसने 100 वर्ष पूरे कर लिए। पटना का मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है ये 1867 में बनाया गया था, यानी इसको 100 साल से काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब जाके इसे दर्जा दिया गया
WMO के द्वारा सेंटेनियल ऑब्जर्वेशन स्टेशन का। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, लेह में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मेट्रोलॉजिकल सेंटर का ओपनिंग किया गया है और इसकी ऊंचाई सी लेवल से 3500 मीटर ऊपर है ये, और इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता करने को मिली। एक तो कि किस भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला को सेंटेनियल ऑब्जर्वेशनल स्टेशन का दर्जा मिला, ये पटना का है। दूसरा ये मिला कि इसको मैंने करा दिया था, बस रिपीट कर रहा हूँ, कि लेह में 3500 मीटर ऊंचाई पर, सी लेवल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर लेह में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला की ओपनिंग हुई और इसको लॉन्च किया हमारे मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ये हमारे विज्ञान मंत्री हैं, साथ ही साथ यही हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।